Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am back with another video और आज की वीडियो से ना हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटीज की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और ना बेसिकली मैंने अभी क्या हुआ है रिसेंटली ना इस ईयर एनसीईआरटीज ने अपनी बुक्स को चेंज किया है। समझ रहे हो, मतलब बुक्स में कुछ कुछ न्यू चेंजेस आए हैं। जैसे कि क्लास 6, 7th, 8th के लिए दीपकम नाम से एक बुक रखी गई है दिस। ठीक है, ये क्लास 6 की बुक है। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव ना ये है कि जो भी बच्चे, जैसे हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल से हमसे जुड़े हुए हैं, उनके अलग प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक चलती हैं। बट ना ट्रस्ट मी, जब आप ये यहाँ से मैटर पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने आप ही रिलेट कर लोगे उस मैटर को अपने प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से। मतलब आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द एनसीईआरटीज। मतलब उनके जो भी मैटर दे रहे हैं, वो जो भी मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं बुक के अंदर, ओ माय गॉड, इट्स सो ऑसम। मतलब इतना अच्छा मैटर प्रोवाइड किया उन्होंने क्लास 6 के अकॉर्डिंग। बच्चे को इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, जो कि उन्होंने चैप्टर 1 में ही बता दिया कि दिस इज द लेवल। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी तरीके से बुक्स को बनाया गया। तो मैं आपको यही बोलूंगी, चाहे आपकी ये बुक है चाहे आपकी ये बुक नहीं है इन द सिलेबस, ठीक है, बट आप ये बुक्स को जरूर पढ़ें। मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ या वीडियो को जरूर देखो, एंड तक देखो, नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर। ठीक है, और मेजरली क्लास 10 तक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है संस्कृत, कंपलसरी है ना। और बहुत जल्दी ऐसा हो भी सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी कंपलसरी हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को आनी चाहिए। एक लैंग्वेज है, अपने इंडिया की लैंग्वेज है, डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट द संस्कृत। क्या है संस्कृत, क्या थोड़ा बहुत तो सीखो यार। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अब हम आनंदम बुक पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे डेफिनेटली। बट जैसे जैसे टाइम मेरे को मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 दीपकम बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट ना एक एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो, अगर आपको यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा हो तो आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 1 24 पेजेस का है। एंड ट्रस्ट मी, जो मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है ना, ओ माय गॉड। आप ना, मैं आपको सबसे एंड में लेके चलती हूँ। ठीक है, अभी मुझे कुछ दिखाना है आपको जो मैंने क्लास 7th में पढ़ाया है। आनंदम जो बुक में पढ़ा रही हूँ उसकी क्लास 7th में है ये मटेरियल। सॉरी, ये मैटर है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ही होना चाहिए था। ये लोड नहीं हो पा रहा अच्छे से, वेट। आज थोड़ा लॉन्ग बन जाएगी वीडियो। ये देखो यहाँ से, इसमें थोड़ा सा उसको, हाँ ये ठीक है। योग्यता विस्तार करके, जैसे आपके में दिया होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लाइक वो ही है योग्यता विस्तार। इन्होंने योग्यता विस्तार के नाम पे एक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है बच्चों को। तो ये जो टॉपिक है ना योग्यता विस्तार वाला, इसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। ये ऑलरेडी मैं वैसे ही पढ़ा चुकी हूँ क्लास 7th का, जब मैंने वीडियो बनाया था ना तब मैंने पढ़ाया था उच्चारण स्थान। पर अब देखो ये क्लास 6 में ही है एनसीईआरटीज में। अब आपको जब यही सब चीजें पता चल जाएंगी ना क्लास 6 में ही, तो आपका सिलेबस बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना। समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट पेज, भगवान जी का नाम लेके जय माता दी। ठीक है, चलो प्रथम पाठ, पहला पाठ, वयम वर्णमालाम पठामह। अब देखो सबसे पहली चीज यहीं पे आप लोग नोटिस कर लो, वयम है, वयम है। तो वयम के साथ आप देखोगे, क्या देखोगे, क्या आ रहा है, पठामह। क्या आ रहा है, पठामह। कौन सी क्रिया लग रही है वयम के साथ, पठामह लग रही है ना। तो ठीक है, वयम के साथ कौन सी क्रिया लग रही है, पठामह। मतलब वयम अगर उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो पठामह भी क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, वर्णा द्विविधा द्विविधा संति भवंती। तो वर्ण कैसे होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वर्ण? वर्ण कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजनानी च, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑलरेडी देखो, मेरे को इसमें कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, कि ऑलरेडी बुक को इतने अच्छे से बनाया है ना कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड हैं, सब चीजें हैं। ठीक है, बस आप समझते जाओ। देखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, उसी तरीके से दोबारा समझाती हूँ। देखो, स्वर जो होंगे ना, वो बिना किसी हेल्प के बोले जाते हैं। सपोज जैसे मैं आ है ना, आ नहीं, अ है, ये ह्रस्व आ है, तो आ है, उसको उसके अंदर ना मैं किसी और चीज की, किसी और वर्ण की हेल्प नहीं ले रही। ठीक है, जबकि मैं क बोल रही हूँ, क, कृतिका है मेरा नेम, तो कृतिका का क बोल रही हूँ। क में का प्लस आ जुड़ा हुआ है, हेल्प लग रही है हमें स्वरों की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्वर का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा संति, समान अक्षराणि, संधेय अक्षराणि च। अब इसका मतलब क्या होता है? स्वर के भी दो भेद बता दिए इन्होंने। कौन से? एक तो सामान्य स्वर, जो कि सामान्य स्वर वर्ण होते हैं, और एक संधेय अक्षराणि, मतलब जो संयुक्त होते हैं, दो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो समान अक्षराणी को पढ़ेंगे। अब देखो, ये सामाना अक्षराणी लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसको संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ, मतलब दो शब्दों में पढ़ रही हूँ। कौन कौन से दो शब्दों में पढ़ रही हूँ मैं इसको पढ़ रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक समान, और फिर ये जो आ की मात्रा है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक अक्षराणी। समान अक्षराणी मतलब एक समान अक्षर जो होते हैं। ठीक है, वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वरा संति ते समान अक्षर स्वरा भवन्ति। वर्णमाला के आदि में, मतलब वर्णमाला के प्रारंभ में ये सामान्य स्वरा संति, ये जो सामान्य स्वर होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? वर्णमाला के स्टार्टिंग में होते हैं। आपने भी देखा है ना, वर्णमाला, जब आप कोई हिंदी की वर्णमाला लो या फिर संस्कृत की वर्णमाला जो बुक पढ़ते हो, उसमें क्या होता है? सबसे पहले यही सामान्य स्वर होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समान अक्षर स्वर वर्णा स्वरा भवंती। यही क्या होता है? हमारे समान अक्षर स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अब इसमें ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, बड़ा ऊ, री और लिरी। लिरी केवल संस्कृत में ही यूज होने वाला स्वर वर्ण है, हिंदी में नहीं यूज होता। ठीक है, वैदिक स्वर वर्ण है बेसिकली ना। नॉर्मल संस्कृत में भी यूज नहीं दिखेगा आपको इतना, वेदों में दिखता है। ठीक है, या संधि में, जब 8th 9th 10th क्लास की संधि होती है तो उसमें दिखता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है? संधि अक्षराणी द्वयो निश्चित स्वरो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संधेय स्वरा भवन्ति। दो निश्चित स्वर, जो दो निश्चित स्वर होते हैं ना, दो स्वर मिलकर के संधि करते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं? संधि। मतलब संधि किसको बोलते हैं हम? बेसिकली संधि वो ऐसे, मतलब संधि इसे बोलते हैं जब दो वर्ण मिलकर के आपस में कुछ नया बनाए, कोई नया चीज जनरेट करता है। दो वर्ण मिलकर के कुछ नया वर्ण जनरेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि यहाँ पे हमारी क्या हुई है? संधि हुई है। तो दो निश्चित स्वर जुड़ करके संधि के द्वारा नवीन स्वर वर्ण को उत्पन्न करते हैं। जायन्ते मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया कौन कौन से हैं, ए आई ओ औ, और यहाँ पे आपको बता दिया है ये कौन कौन से स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे आ प्लस ई ए, आ प्लस ए आई, आ प्लस उ ओ, आ प्लस ओ औ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ना, ये देखो ये जो ऐसे ना, आप एक चीज ध्यान रखना, आपको ना ये एनसीईआरटी बुक्स में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ना देखो ऐसे यहाँ पे बना हुआ है ना ये स्टार, यहाँ पे बना हुआ है दूसरा स्टार। ये होता है हिंदी की बुक्स में भी, एनसीईआरटी में, सब में। तो इसका ना यहाँ पे चैप्टर, जब आप पेज पढ़ रहे होगे ना किसी भी चैप्टर का, उसमें एंड में ना इन स्टार वर्णों के बारे में कुछ डिटेल दी हुई होगी कि वाई इनको हाईलाइटेड क्यों किया गया, इनको स्टार मार्क, जैसे हम करते हैं ना स्टार मार्क डाल लो नोट्स बनाने के लिए, बेसिकली वही है। ठीक है, अब देखो ली वर्ण से दीर्घ ना संधि, जो ये ली वर्ण है उसका क्या होता है? दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। संधि अक्षराणाम ह्रस्व नहीं संति ना संति। जो ये संयुक्त स्वर वर्ण है ना,
जो मैंने आपको बताया कौन कौन से, ए आई ओ औ, इन सब का क्या होता है, ह्रस्व नहीं होता है ना। जो ये जो संयुक्त स्वर वर्ण है ना, ए आई ओ औ, उनका क्या होता है, ह्रस्व नहीं होता है। इति पाणिनीय शिक्षा सूत्र, ये किसके अनुसार बता रहे हैं, पाणिनि एक विद्वान है, संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा स्थान रहा है पाणिनि जी का, ठीक है। तो उनके शिक्षा सूत्र के अकॉर्डिंग हम जितनी भी हमारी ग्रामर पढ़ते हैं ना, व्याकरण पढ़ते हैं हमारी स्कूली शिक्षा के अंदर, मतलब स्कूल लेवल तक, वो सारी हमारी हम पाणिनीय शिक्षा के अकॉर्डिंग, पाणिनि के व्याकरण के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने पढ़े कौन कौन से स्वर, सामान्य स्वर वर्ण जिसमें हमने ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा, और संयुक्त स्वर वर्ण। अब इसमें आपको रिवाइज करते एक बार उस पेज को, है ना, उसमें एक ली वर्ण आया था, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, बाकी अ का दीर्घ होता है, ई का होता है, ऊ का होता है, और री का भी होता है, ऋषि वाले री का, ठीक है। इसके अलावा जो संयुक्त स्वर वर्ण है वो कौन कौन से हो गए, ए आई ओ औ। ए किससे मिलके बना, आ प्लस ई से, और आई किससे मिलके बना, आ प्लस ए से, ठीक है, छोटे ए से, तो आई बन गया। आ प्लस ओ से मिलके क्या बना है हमारा, ओ बना है, और आ प्लस ओ से मिलके क्या बन गया हमारा, औ बन गया है। इन्होंने बोला जो संयुक्त स्वर वर्ण है उनका भी ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है। ये सब बातें किसमें कही गई है, पाणिनि की शिक्षा सूत्र में कही गई है। आगे हम पढ़ेंगे अनुनासिक स्वरा, मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। बोल रहे हैं मुख के साथ साथ, सह मतलब साथ, मुख के साथ साथ नासिका से भी, नासिका मतलब नोज, नोज से भी जिन वर्णों का उच्चारण होता है, ऐसे स्वर वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर वर्ण बोलते हैं। ऐसे स्वर वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर वर्ण बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, देखो अंह, आहा, इही, इही, ऊ, नोज से हो रहा है इन सबका उच्चारण, आप बोल के देखना, ठीक है। लगभग सारे स्वर वर्णों का हमारा क्या है, अनुनासिक स्वर भी है। आगे है हमारे व्यंजन, जैसे कि हमने पढ़ा था जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा हमेशा होती है, मतलब किसी न किसी स्वर की सहायता हमेशा होती है, ठीक है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। इसलिए आप देखोगे कि वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र मतलब हमेशा आ स्वर का क्या होता है, योजन मतलब जोड़ा जाता है। आ स्वर क्या होता है, जोड़ा जाता है। जैसे देखो क बनाना है, जैसे आप देख रहे हो ये वाला जो का देखते हो ना वर्णमाला में, वो किससे मिलके बना है, क आ। जो आप ये खा देखते हो वो ख आ, जो आप ये ग देखते हो वो ग आ। अगर ये ऐसा मिल रहा है ना आपको पूरा बिना हलंत का मिल रहा है, इसका मतलब इसमें आ जुड़ा हुआ है, और अगर हलंत वाला मिल रहा है मतलब इसमें आ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अत्र व्यंजन केवल, अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आप व्यंजन देखोगे ना वो सिर्फ यही है, क ख ग घ हलंत वाले। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ पे जो अस्वर है ना वो केवल उच्चारण के अर्थ से ही, मतलब उच्चारण के लिए ही जोड़ा गया है। अब जो आपने जैसे आपने स्वर के पढ़े थे दो भेद, सामान्य स्वर वर्ण उसमें भी आपने ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा, और फिर आपने पढ़ा संयुक्त स्वर वर्ण। उसी तरीके से व्यंजनों के भी कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला, ये जो ऐसा लिखा है ना, ये रोमन संख्या है, 1 लिखा है, ठीक है। स्पर्श वर्गीय वर्ण, मतलब स्पर्श वर्ग के वर्ण, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शीय व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 ग्रुप होते हैं। वर्ग मतलब 5 ग्रुप होते हैं। क वर्ग क ख घ घ य, च वर्ग च छ झ झ य, ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण, त वर्ग त थ ध ध न, प वर्ग प फ भ भ म। इन 25 वर्णों को, इन 25 देखोगे ना 5 ग्रुप है, और ईच ग्रुप है कितने मेंबर्स, 5। देखो 5 ग्रुप है और पांचों ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 × 5 25, सिंपल सा मैथ है ना। आगे देखो स्पर्श वर्ग्या, व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचषु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान की दृष्टि से 5 वर्गों में विभक्त किए जाते हैं। ये पहला आपने पढ़ा कौन सा, स्पर्श या वर्गीय वर्ण। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, य र ल व। अंतस्थ वर्णा बहुत्र स्वर
स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते अतः एदे अर्धस्वरा अपि इत्यापि उच्यन्ते। जो हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं ना, उनको क्या स्वर वर्ण भी कहा जाता है बहुत सारी जगह पे, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर क्या बोलते हैं, आधे स्वर बोलते हैं। जैसे देखो ई प्लस आ मिलके क्या बना हमारा य, री प्लस अ मिलके क्या बना हमारा र, री प्लस अ मिलके क्या बना हमारा ल, उ प्लस अ मिलके क्या बना हमारा व। और इन सब में अगर आप जोड़ दोगे तो कैसे हो जाएगा ये, यदि धन अपि, उसको हम क्या बोलेंगे, यद्यपि। तो ई प्लस अ मिलके क्या बन रहा है, ये दिख रहा है ना ध्य, इसमें क्या बना होता है, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है द, आधा द, और उसके नीचे क्या लगा होता है ये य। क्लियर। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, ये री को क्या हो गया हमारा र हो गया, तो इसलिए त्रा आपको पता है ना किससे मिलके बना होता है, त्रा किससे मिलके बना होता है, त्रा त। देखो आपको बेटा ये जनरल जो होता है ना वर्ण संयोजन, और ये आना ही चाहिए क्योंकि आप क्लास 6 में हो, ठीक है, और आप हिंदी पढ़ के आए हो ऑलरेडी, समझ रहे हो बात को। तो मैं इतनी उम्मीद रखूंगी कि वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद आए, ठीक है। त और र से मिलके हमारा क्या बना, त्र। लिरी धन आकृति, तो लिरी में क्या हो गया, ला हो गया उसको। सुधन आगतम, ऊ की जगह पे क्या हो जाता है वा, तो स्वागतम। बेसिकली ये ना संधि भी है, पता है, एक यण संधि है, पढ़ेंगे संधि हम आराम से। अब देखो तीसरा कौन सा हो गया, व्यंजनों का विभाजन ऊष्म वर्ण, श श स ह। ऊष्म व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति, मतलब ऐसा माना जाता है कि उष्ण वर्णों के उच्चारण के समय मुख से उष्ण मतलब गर्म वायु निकलती है। और फिर फोर्थ कौन सा है हमारा, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंग, मतलब एक तो अंग हो गया और एक अम हो गया, मतलब एक तो अनुस्वार वाला और एक विसर्ग। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, अयोगवाह क्या है, विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्व होती, इनका उच्चारण के, उनका उच्चारण किसके साथ होता है, इनके उच्चारण के लिए अस्वर वर्ण होना जरूरी है, और ये अस्वर वर्ण के बाद ही प्रयोग होता है, ना तो पश्चात। अत्र दो अयोगवाह, दो अयोगवाह हैं, आ के ऊपर बिंदी लग जाएगी तो अनुस्वार, आ के बाद बिंदी लग जाएगी तो विसर्ग। अत्रापि अनुस्वार केवलम बिंदी तथा विसर्ग केवलम दो बिंदी है ना। विसर्ग में आपको क्या याद रखना है, दो बिंदी, और अनुस्वार में आपको क्या याद रखना है, ऊपर बिंदी, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो आपको ये याद रखना है, व्यंजनों में दो इंपॉर्टेंट व्यंजन वर्ण आपको विशिष्ट मिलेंगे, कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में क्या होता है, आ के ऊपर बिंदी लगी होगी, और विसर्ग में क्या होगा, आ के बाद में बिंदी लगी होगी, ठीक है। एवमेव अत्रापि पूर्व योजितः अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, इसलिए वो आपको बता रहे हैं कि इनके जो पहले अ लगा हुआ है ना, वो केवल उच्चारण के लिए है, ओनली बोलने के लिए है, उच्चारण के लिए। बेसिकली अनुस्वार बिंदी हो गई और विसर्ग क्या हो गया, पीछे बिंदी हो गई, ठीक है। आगे देखो, व्यंजनः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणाम जो संयोजनम भवति, व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजने सह स्वराणाम संयोजनम गुणिता लक्षणानि भवन्ति, व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोजन अलग अलग अक्षरों के माध्यम से बताते हैं। अब ये देखो, ऐसे स्वरों की मात्राएं हो गई, आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की आ होती है, ई की छोटी छोटी ई की ऐसे मात्रा होती है, बड़ी ई की ऐसे, छोटे ऊ की ऐसे, और बड़े ऊ की ऐसे। अब आपको ये बोला गया है कि इन सब में आप फिल करके बताओगे। जैसे देखो क में छोटे आ की मात्रा लगी तो क ही होगा, बड़े आ की लगी तो का, छोटी ई की लगी तो छोटी ई आ गई, बड़ी ई की लगी तो बड़ी, छोटे ऊ की आई तो छोटे ऊ, बड़े ऊ की आई तो बड़ा ऊ। इस तरीके से आपको ये सारा फिल करना है। बोल रहे हैं वदामह लिखामह च, बोलो भी और लिख के भी बताओ। देखो क्री, छोटी री, बड़ी री आ गई तो क्री, डबल री, री क्लिरी, के कई को कऊ। इस तरीके से बाकी भी वर्ड्स हैं, उन सबका उच्चारण कर लेना भाई, ठीक है। सभी वर्ड्स हैं अलग अलग, मतलब सारे व्यंजन वर्णों के साथ उन्होंने आपको बोला। अब देखो ये अयोगवाह आ गए, अयोगवाह के साथ आपको जोड़ना है ना, ऐसे आपको क के साथ, ग के साथ,
का को जोड़ना है, गा को जोड़ना है, अलग अलग मतलब सभी वर्ड्स के साथ आपको बोला गया है कि आप अभ्यास करो। बेसिकली आपका वो अभ्यास था। अब यहाँ पे ना आपको देखो नए शब्द दिए गए हैं, जैसे पित्राज्ञा, अर्थ क्या है, पितु का आदेश, पिता का आदेश। ठीक है, यहाँ पे इनको जरूर देखना। मैं बोलूंगी प्लीज प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखना, एनसीईआरटी बुक्स वालों को। ठीक है, चाहे प्राइवेट पब्लिकेशन है तब भी ये मिल जाएंगे आपको आपके सिलेबस में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। सपोज जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर है, आपकी बुक में थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स जो भी वॉट चैप्टर होगा। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान में रखना। और इस तरीके से देखो ये बाकी अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य मैं फिल करा दूंगी किसी वीडियो में, अलग से लेके कराऊंगी। मैं सिर्फ समझाने का मतलब एक्सप्लेनेशन का काम कर सकती हूँ। अच्छा, जो ये वाला टाइम है, ये वाला जो टॉपिक है ना हमारा, इसको मैं ना देखती हूँ या तो कल सैटरडे या फिर संडे, इन दोनों दिन में मैं कैसे भी करके इस वाले टॉपिक को भी कवर कराऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और ट्रस्ट नहीं मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूंगी, अगर कोई टीचर देख रहा है ना, कोई अगर यू नो कोई प्राइवेट स्कूल्स के कोई ओनर देख रहे हैं ऐसा कुछ है, तो प्लीज अपने स्कूल में एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत प्यारी बुक्स हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। डिटेल्स मिल रही है, बच्चे थोड़ा नॉलेज भी गेन होगी उनकी लैंग्वेज के लिए, और समझ भी पाएंगे क्या है। ये देख रहे हो आप, ये पूरा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करूंगी, और बहुत आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑलरेडी 21 मिनट्स की वीडियो हो गई, पता नहीं देखोगे भी या नहीं, पर चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। और देखो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब। देखो अब बेसिकली मेनली सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में, मोर देन आर्मी स्कूल्स, केवीएस स्कूल्स, डीएवी स्कूल, सब एनसीईआरटी से फॉलो करते हैं। तो आपके कांटेक्ट में अगर और भी आपके फ्रेंड्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको शेयर करो और आप लोग भी देखो। ठीक है, और ये टॉपिक केवल क्लास 6 के लिए नहीं है, और आने वाले भी सारे टॉपिक केवल क्लास 6 के लिए नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स आर फॉर एवरीवन। ठीक है, सबको देखनी चाहिए। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।